सत्र की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर शंभूनाथ व चिंतकों में से एक। इन दिनों भारतीय भाषा परिषद के निदेशक और प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका वागार्थ के संपादक हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय में लंबे अरसे तक अध्यापन के बाद वे केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक हैं। हिंदी साहित्य ज्ञान कोश का 7 खंडों में प्रकाशन हुआ, जिसके वे प्रधान संपादक थे। आलोचना विधा में महत्वपूर्ण कृतियों के प्रकाशन के साथ ही साथ हाल ही में उनका एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। मैं डॉक्टर अभिज्ञात के उपन्यास टिप टिप बरसा पानी है पर अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए डॉक्टर शंभूनाथ जी को अध्यक्ष भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपका स्वागत है। एक बार जोरदार। खासकर जो मंच पर बैठे हुए हैं हमारे साथी मालेवाल जी और हमारे दूसरे साथी लंबे समय के साथी अभिज्ञात जी, जितेंद्र जी जो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं, उन्होंने मटिया में बहुत अच्छा संचालन किया। राजेश पांडे जी बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर सभा का चुनाव गया है, नई संभावना उपस्थित कर दी है कलकत्ते की साहित्यिक गतिविधियों के लिए। मैं इतना व्यवस्थित और सुचिंतित कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि बहुत ही समृद्ध चर्चा हुई। अंत में अभिज्ञात जी ने जो अपना लेखकीय वक्तव्य दिया, इसमें 2-3 चीज़ों को उन्होंने खासतौर से उद्घाटित किया, वो गौर करने की है। तो इसमें दोनों ही बातें हैं देखिए, और दोनों में सामंजस्य बहुत जरूरी होता है। एक तो शब्दों से खेलना, कोई भी हर खेल की बाउंड्री होती है। अगर क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, टेबल टेनिस खेल रहे हो, हर खेल की एक बाउंड्री होती है। तो साहित्य में भी जब शब्दों से हम खेलते हैं तो उसकी एक मूर्त अमूर्त उसकी भी बाउंड्री होती है। उसके बाहर जाकर के अगर आप खेलते हैं तो फाउल हो जाता है। तो पर शब्दों से साहित्य शब्द से खेलना है, ये एक तत्व है उसका। और दूसरी बात उन्होंने बहुत ढंग से कही कि उपन्यासकार जो है तो वो एक प्लानिंग के तहत एक योजना बना करके बड़े कैनवास पर, जिसमें जीवन के बहुत सारे पहलू उद्घाटित हों, ऐसे ढंग से वो उपन्यास तैयार करता है। मैं अभिज्ञात जी को लगभग 40 सालों से जानता हूँ और उनका संघर्ष मैंने देखा, उनका जीवन संघर्ष, उनका साहित्यिक संघर्ष, और लंबी यात्रा करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि जो अभी इंद्रन जी ने बहुत अच्छी तरह रेखांकित किया कि उन्होंने अपनी साहित्यिकता को बचा के रखा। साहित्यिक मन है, हालांकि साहित्यिक मन क्या होता है, ये जो बदलता है तो साहित्यिक मन भी बदलता है। तो साहित्यिक मन कोई एक बना बनाया कोई ढांचा नहीं है, तो इनके पास एक साहित्यिक मन है और वो पीछा नहीं छोड़ता है। तो खतरे की बात भी है ये, साहित्यिक मन जब पीछा नहीं छोड़े तो आज के जमाने में वो खतरे की बात है। और दूसरी तरफ यह है कि उसमें परफेक्शन लाने का ये प्रयास करते हैं। जिससे मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि आखिरकार ये टिप टिप बहता पानी ये शीर्षक रखा क्या हो मैं तो ये आशा व्यक्त करता हूँ कि आज जिसे आप उपन्यास की शक्ल में देख रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिन में एक फिल्म के रूप में सामने आए। तो बहुत सारी पत्रकारिता, फिल्म, साहित्य, संगीत, बहुत सारी चीजों से बना है अभिज्ञात जी। और आज शुद्धतावाद नहीं चलेगा, ये बात भी सही है। ये जमाना शुद्धतावाद का नहीं है, फ्यूजन का जमाना है। जो फ्यूजन ठीक से कर पाएगा वो सब नहीं होगा, और जो अपनी शुद्धता में रह जाएगा हो सकता है कि वो
आज की भाषा में पिछड़ा कहा जाए। तो अपने ढंग से ये दौड़ना चाहते हैं, दौड़ रहे हैं, उनके लक्ष्य हैं अपने। तो मैं तो यही कामना करूंगा कि अपने लक्ष्य में सफल हो। हमारे बीच का एक आदमी अगर आगे बढ़ता है, सफल होता है, हमें भी खुशी होती है। और 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। बहुत समृद्ध चर्चा हुई प्रेम बस इतना बच्चा से रहा और इतना अच्छा अच्छे ढंग से चीज़ों को रखा है उसने। तो और ऐसे और 10 बच्चे होते और ये अपने को लगातार विकसित करते रहे, मेरी कामना है उनके लिए। और इसके लिए बहुत पढ़ना बहुत जरूरी है, ज़्यादा पढ़ना। एक हमारे मित्र हैं, वो कहते थे ज़्यादा पढ़ने से प्रश्नकार की मौलिकता खत्म हो जाती है। इसीलिए पढ़ते, उत्तर यही था, नहीं पढ़ने का तर्क यही था कि ज़्यादा पढ़ने से रचनाकार की मौलिकता खत्म हो जाती है। वही बेचारे गायब हो गए। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ये मैं बात करता हूँ नए लोगों से। लेकिन दुनिया जितनी बदल जाए, लोग प्रेम करते रहे। और यह भी एक सत्य है कि करोड़ों प्रेम की घटनाओं के बीच कोई भी दो प्रेम एक तरह का नहीं होता। हर प्रेम अपनी एक खूबी लिए होता है, अपनी समस्याएं लिए होता है, अपनी कुछ परिणतियां लिए होता है। तो इन्होंने जिस ढंग से चुना है, मैंने ये देखा कि ये साहित्यिकपन क्या करता है और जो लोकप्रियता वाली जो दो चीजें हैं ना, लोकप्रियता और साहित्यिकता। आज के जमाने में लोकप्रियता का बड़ा महत्व है। दुनिया तो उधर ही दौड़ रही है लोकप्रियता की तरफ, कैसे लोकप्रिय हो। ऐसे ऐसे आजकल प्रकाशक भी ऐसे उपन्यासों को ज्यादा छाप रहे हैं और उनको ही उभार रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहते, कैसे ही उनको उभार रहे हैं क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि ये लोकप्रिय है। और जो लोकप्रिय सर्कुलेशन जिसका ज्यादा है, अभी एक प्रकाशक दिल्ली का है, उसका एक किसी उपन्यास के संदर्भ में आया कि इतने दिन में 15,000 प्रतियां बिक गई। 18,000 प्रतियां, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा? 18,000 बिक गई। तो झूठ बोलते हैं अब वो बताना भी कि इतनी पढ़ के तुम भी खरीद लो बाबा। ये कहना है कि अगर आप नहीं पढ़े तो आप इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे, आप आनंद से मजे से वंचित हो जाएंगे। वो ये प्रचार करना चाहते हैं। 20,000 लोगों ने खरीद लिया है और आप अभी तक ऐसे ही पड़े हुए। भले खरीदा 200 लोगों ने, पर 30,000 सुनना बैठा देंगे, ये प्रचार आजकल बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत सारे लोगों की कहानियाँ पढ़ी हैं। कहा है कि बिंबों की माला है उपन्यास, जो उसमें कई इमेजेज होते हैं। और अब जितना मैं पढ़ पाया हूँ रिया जी के उपन्यास में दृश्य हैं, और बिंब तो दृश्यों से ही बनते हैं, इसलिए बिंबों की एक माला है। अब ये है कि बिंबों की कैसी माला है। बिंबों की कोई दार्शनिक माला है। कई उपन्यास ऐसे हैं जो बिंबों की दार्शनिक माला की तरफ से, क्योंकि प्रेम भी अगर घटित होता है तो वो शून्य में तो घटित नहीं होता है, वो सामाजिक स्थितियों के बीच घटित होता है। और सामाजिक स्थितियों की समस्याओं को लेकर के वह प्रेम घटित होता है। और जब इस रूप में हम प्रेम को विषय बनाते हैं, क्योंकि वो कुछ दार्शनिक और सामाजिक स्थितियों के बीच वो उभर रहा है, तो उस समय हमारा जो फलक है थोड़ा और बड़ा हो जाता है। तो कोई प्रेम शून्य में घटित नहीं होता है, सामाजिक स्थितियों। उपन्यासकार के लिए बहुत आवश्यक है कि वो झूठ बोले। जो उपन्यासकार झूठ नहीं बोल सकता है, वो सब कर सकता है, वो उपन्यास नहीं लिख सकता। उपन्यास का अर्थ ही होता है फिक्शन, जिसे आप अंग्रेजी में फिक्शन कहते हैं। तो फिक्शन का अपोजिट क्या है? फिक्शन का अपोजिट है फैक्ट।
से उपन्यास नहीं बनता है, फिक्शन से उपन्यास, गप्प, जिसे आप गल्प कहते हैं, गप्पो, बांग्ला में इसे गल्प कहते हैं। तो गल्प का मतलब क्या है? झूठ, झूठ लिखना। पर उपन्यास में झूठ एक छिलके की तरह होता है, कुछ झूठ है और उसके भीतर सच छिपा होता है। मैं कुछ चीजें पढ़ रहा था, तो उपन्यास शब्द पहली बार कहाँ आया है मैंने जाना, भारतीय साहित्य, भारतीय भाषा में, अभिज्ञान शाकुंतलम में। जब शकुंतला पहुंचती है दुष्यंत के दरबार में कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे भूल गए हो, ये तुम्हारा बेटा है आदि आदि, जब अपना पूरा विवरण देती है। राजा दुष्यंत इस वाक्य का प्रयोग करते हैं, संस्कृत वाला जो वाक्य है वो मैं एक भूल रहा हूँ, और उसका अर्थ ये है कि ये तुम क्या उपन्यास पढ़ रही हो। उपन्यास शब्द वहां पकड़ करेगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, कि ये तुम क्या उपन्यास पढ़ रही हो, मतलब क्या ये झूठ बोल रही हो। हो सकता है जिन्होंने अलग अलग जगहों पर अलग अलग कादम्बरी नाम है कहीं, तो हमारे यहाँ अगर उपन्यास नाम हो सकता है वहीं से नाम किया गया हो, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो झूठ बोलना बहुत आवश्यक होता है। एक आखिरी बात कर करके अपनी बात समाप्त करूं, और ये है कि वही जो जिसके अंदर साहित्यिक मन बचा होता है, वो जब उपन्यास लिखता है, तो चेतन भगत कैसे उपन्यास लिखते हैं उसे जानते हो क्या? वो साहित्यिक मन को बचा के रखेंगे तो उनके उपन्यास की बिक्री 500 प्रतियों से ज्यादा नहीं होगी। लाख प्रतियां, 50,000 प्रतियां, 1.5 लाख प्रतियां चेतन भगत की बिकती हैं, तो उसके लिए पहले जरूरत होती है कि अपने साहित्यिक मन को खत्म करें। पर इस साहित्यिक मन को बचाने वाले जो कुछ लेखक होते हैं, तो अलोकप्रिय होने का जोखिम उठाते हुए, क्योंकि साहित्य असहमति की आवाज है, वे उस साहित्यिक मन को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साहित्यिक मन को बचाने का मतलब होता है कुछ मानवीय मूल्यों को बचाना, कुछ मानवीय संवेदनाओं को बचाना, तर्क को बचाना। साहित्य तो इन्हीं चीजों को लेकर रहता है। गौर कीजिए, तो सच्चाई जो है वो सब जगह से हार करके, सब जगह से वो हार जाती है। मीडिया में तो हार ही चुकी है वो, और अन्य जगहों से भी जब वो हार जाती है तो एक जगह है जहां वो आकर के थोड़ी सांस ले पाती है, और वो जगह है साहित्य। सब जगह से हार करके साहित्य के अलावा और कोई जगह सच्चाई के लिए नहीं बची है जहां वो पैर खड़ा करके सिर ऊंचा रख सके। एक साहित्य एक ऐसी जगह है जहाँ सच्चाई आ करके अपना पैर टिका सकती है और सिर ऊंचा कर सकती है। इसलिए साहित्य का मान, इस साहित्यिक मन को बचाने का मान। तो जो मैं बात कहना चाहता हूँ यह है कि ठीक है, प्रेम को कहीं रहना होता है महत्वाकांक्षा और त्याग के बीच में, या तो वो महत्वाकांक्षा के अधिक करीब होता है या वो त्याग के अधिक करीब। इसलिए एक दूसरी कवि है युक्ति सेंको, उन्होंने लिखा है कि प्रेम क्या है भाई, कि प्रेम करना अकेले होने का ही एक और ढंग है। ये तो ये भी कहते हैं कि सबसे अधिक फेथफुल अकेलापन हो, और सारी चीज धोखा दे सकती हैं, पर इंसान का उसका अकेलापन कभी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए प्रेम अकेले होने का है एक और तरीका है। कई तरीके हैं अकेले होने के, पर एक तरीका प्रेम। तो ठीक है, दुनिया बदल गई है, लोगों की आकांक्षाएं बदल गई हैं, तमाम लोगों की आकांक्षाएं बदल गई हैं, युवा पीढ़ी का मन बदल गया है, उसके लिए प्रेम भी एक तरह का फास्ट फूड जैसा है। ठीक है, सब है,
ये सब है। इसके बावजूद क्या है कि जो साहित्यिक मन का लेखक होगा वो कभी प्रेम को फास्ट फूड तक तो सीमित रहने नहीं देगा। वो कोशिश करेगा कि थोड़ा भी कहीं से उसको बचा के रखना। मैंने एक जगह देखा तो एक दृश्य मुझे इस उपन्यास में ऐसा मिला जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। वो दृश्य यह है कि तलाक जब हो जाता है रम्या ही शायद वो किसके पास जाती है, अंगूठी लेकर के, वो अंगूठी ले तलाक हो जाता है, अंगूठी लेकर के जाती है, मामा का डायवर्स हो जाता है, रम्या को देने जाती है। और रम्या को दे जाती है, रम्या को देने जाती है, क्या नाम है उसका, वामा। वामा, हाँ वामा का तलाक हो जाता है। तो रम्या को वो अंगूठी देने जाती है, जो अंगूठी उसके हस्बैंड की माँ ने उसको दिया था। तलाक हो गया है, वो नाराज है और उसी की वजह से तलाक हुआ, मामा की वजह से ही तलाक हुआ। और तलाक होने के बाद वो थोड़ा चिंतित होती है, इससे तलाक हुआ है उसके बारे में कि कैसा वो अस्त व्यस्त रहता होगा। तो जरा के बावजूद प्रेम बचा हुआ है, तलाक के बावजूद प्रेम बचा हुआ है। थोड़ा कुछ कैसा अस्त व्यस्त रहता होगा रम्या, तुम जरा उसका ख्याल रखो। अब जिससे लड़ करके शत्रुता बना करके तरह तरह के आरोप लगा करके 19 बरस लड़ी है उससे, 19 बरस के बाद डिवोर्स किया है। हाँ, ऐसा उसने लिखा हुआ है। तो ये जाकर तो फिर वो अंगूठी देती है, तो हीरे की अंगूठी है कि उसकी माँ ने मुझे ये दिया था, अब इस पर तुम्हारा अधिकार है। अब वो अगर वास्तविकता में देखा जाए तो छोटा पकड़ के उसको लड़ना चाहिए उसको। वो भी कर चुकी है, वो पहले हाँ? बाद में बनता है। लेकिन ठीक है, वो भी कर चुकी है, लेकिन बाद में ये कर चुकी है। लेकिन है कि ये बचा हुआ जो है। जी। अब साहित्य के सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि जो बचा हुआ है उसको थोड़ा और बचाने बहुत की, अच्छा। और बचाने की कोशिश। और कुछ इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि साहित्य कभी भी अपने स्वप्नों को यथार्थ में नहीं बदल सकता। साहित्यकारों के हाथ में स्वप्नों को यथार्थ में बदलने की शक्ति दिनों दिन कम होती जा रही है और अब तो बिल्कुल नहीं रह गई। तो जाहिर है कि ऐसे में जितना बचाया जा सकता है तो उसमें तो एक कहने का कि इस तरह के चरित्र में भी एक संवेदना की जगह लेखक ने ढूंढी है। यह है अभिज्ञान के साहित्यिक मन के बचे होने का सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह। तो मैं इसी मन का अभिवादन करते हुए और ये भी कामना करते हुए कि इस पर फिल्म बने, क्योंकि दोनों दो अलग विपरीत चीजें हैं। हाँ। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने सुना, अब यह है कि आपने बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोग खरीदे भी इसको, और एक ही साहित्यिक यात्रा जारी रहे। ये भी इस मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात